सोचो कि तुम तुम्हारी जिंदगी नॉर्मली जी रहे हो, लाइक तुम्हें कोई टेंशन नहीं और तुम्हें अचानक से एक लॉकेट मिल जाए, जो लॉकेट पहनने के बाद तुम्हारी दुनिया एकदम से बदल जाए। ये लॉकेट तुम्हें एक मैजिकल वर्ल्ड में लेके जाता है, जहाँ पे पहुंचने पर तुम्हें ये मालूम पड़ता है कि ये लॉकेट के अंदर इतनी मैजिक पावर है कि ये तुम्हें लिटरली यहाँ का डीमन किंग बना देती है। तो अब तुम्हारी जिंदगी में क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है वो मुझे नहीं पता। तो चलिए देखते हैं ये स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर मो फैन की, पंखा बॉय की। हाँ, ये इस एनिमे का 7वां सीजन है। मैंने इसके पहले इसके 6 सीजन अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने वो मिस किया है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप पहले के 6 सीजन देख सकते हो। और ये आप सबका फेवरेट एनिमे भी है। तो आज मैं इसका सीजन 7 लेके आ गया हूं, तो चलिए देखते हैं। तो हमें स्टोरी का शुरुआत में ये लोग बताते हैं कि जब पहली बार एलियन टाइप के बीस्ट और मॉन्स्टर्स ने ह्यूमन वर्ल्ड में हमला किया था, तो इंसानों ने इतना टेंशन नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि ये तो बस कोई रैंडम सा म्यूटेशन होगा, लेकिन धीरे धीरे इन सब बीस्ट, मॉन्स्टर्स और एलियंस ने ह्यूमन वर्ल्ड पे कब्जा करना शुरू किया। तब जाके इंसानों को समझा कि उन्हें अभी कुछ न कुछ करना पड़ेगा इनके खिलाफ। तो फिर इंसानों ने बिल्ड किया एक बैरियर, क्योंकि इस बैरियर के बाहर ओशन, लैंड, हर जगह पे सब मॉन्स्टर्स बिखरे हुए थे। अब इंसान इस बैरियर के अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि अगर वो इससे बाहर गए तो ये मॉन्स्टर्स उन्हें आराम से खत्म कर देंगे। बट ये बैरियर का भी इतना कुछ फायदा नहीं, क्योंकि इससे वो सब बीस्ट कभी रुके नहीं। वो लोग इस बैरियर के अंदर अपना भेस बदल के, रूप बदल के घुसते थे इंसानों के ऊपर हमला करने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक लड़की ऐसी रात के टाइम पे शहर के अंदर जा रही होती है। ये शहर लिटरली टूटा फूटा होता है। मतलब बहन, तू मुझे एक बात बता, लिटरली टूटे फूटे शहर के अंदर रात को अकेले कौन जाता है? कौन? कोई नहीं भाई। तुम्हें पता रहना चाहिए यहाँ पे तुम पे हमला होगा। नहीं, हमारी ये मस्त छमक छल्लो बन के यहाँ जा रही होती है और तभी इसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला करता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इस मॉन्स्टर ने इस लड़की का मुंह बांधा होता है, इसके हाथों को बांध के रखा होता है और इसके आसपास कैंडल्स चल रहे होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बंदा डेफिनेटली हमारी इस गर्ल को सैक्रिफाइस करने वाला है। और यहाँ पे जिस बंदे ने इसको किडनैप किया होता है वो अपने हाथ जोड़ के कुछ तो रैंडम प्रेयर गा रहा होता है और ये बंदे के बाल लाल होते हैं। इसका मतलब कि ये बंदा डेफिनेटली ईवल है। और इसके मंत्र पढ़ते यहाँ पे ये सर्कल एक्टिवेट होता है रेड कलर के पूरे ऑरा के साथ। तो अभी तो ये लड़की डेफिनेटली सैक्रिफाइस होने वाली है भाई। ये अपने आपको बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इसकी आंखें लाल हो जाती है और इसके ऊपर मंत्र का असर हो जाता है। आई थिंक उतने में ये जो डीमन होता है ये अपना जीभ बाहर निकालता है, जो कि एकदम से सांप की तरह दिखता है और ये लड़की के अंदर से उसकी आत्मा या उसके पावर सोल को खींच रहा होता है अपने अंदर। इसके बाद ये डीमन बोलता है कि अब तुम्हें बस मेरे इस ब्लड को एक्सेप्ट करना है और तुम भी मेरे जैसे एक रियल वैम्पायर बन जाओगी और ये हमारा रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा बोल के ये डीमन आगे बढ़ता है लड़की के पास, लेकिन तभी उसको कोई आके रोक देता है, बोलता है ओए रुक जाओ। और वो मारता है एक फायरी ब्लास्ट और इस ब्लास्ट की वजह से ये वैम्पायर अपने इस बिल्डिंग से बाहर जाके गिर जाता है। और तभी ये जो इंसान यहाँ पे हमारा अननोन हीरो आया होता है वो बोलता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन की वजह से हम लोग इन लोग से लड़ सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे स्पेशलाइज करता हूँ फायर मैजिक में और हम लोग हैं मेजेस जिनके पास पावर है इन सब लोगों को रोकने की। और ये लड़का कोई और नहीं, हम सबका फेवरेट पंखा बॉय होता है। तो अगर आप पंखे बॉय के फैन हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करो और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब से मैं ऑलमोस्ट एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो अपलोड करूंगा और ऐसे ही मजेदार आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाले हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। इसके बाद हमारा मोफैन भाग के जाता है इस लड़की के पास और उसके मुंह से पट्टी खोलता है और बोलता है कि तुम टेंशन मत, तो मैं मोफैन हूँ, मैं एक मेज हूँ और एक हंटर और मेरा काम है इन सब मॉन्स्टर्स को मारना। तो लड़की मोफैन को थैंक यू बोलती है और उसके सीने पे लग जाती है। ये देख के मोफैन हल्का सा ब्लश करता है, लेकिन यही मौके पे वो लड़की हमारे मोफैन के ऊपर हमला करती है और उसको काट लेती है। तब हमें ये मालूम पड़ता है कि लड़की एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? वो बंदे ने अपना खून तो इसके अंदर डाला ही नहीं था। लड़की भी यहाँ पे पैनिक करती है, बोलती है आई एम सो सॉरी, मेरे को ये नहीं करना था, मैं साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब मुझे साथ क्यों हो रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करे। तो मोफैन बोलता है तुम टेंशन मत लो, मेरी बॉडी इस टॉक्सिन को आराम से अंदर से निकाल लेगी, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम उसका टेंशन मत लो। मेरे पास एक स्पेशल ब्लड पोशन जो कि वैम्पायर ब्लड को आराम से निकालेगा। लेकिन ये सुन के लड़की यहाँ से दूर भागती है डर के मोफैन से और इतने में यहाँ पीछे वो वैम्पायर आ जाता है और बोलता है ये छोटा सा नन्हा सा जादूगर मुझे परेशान करने के लिए आया है। ऐसा बोल के ये वैम्पायर अपने गुस्से वाले फॉर्म में होता है। इसने लिटरली अपने पंख खोल रखे होते, इसके आसपास मैजिकल ऑरा भी घूम रहा होता है और वैम्पायर अभी रेडी होता है हमारे हीरो पे हमला करने के लिए और वो मोफैन के ऊपर हमला करता है। मोफैन उसके अटैक को डॉज करता है। तो ये बोलता है अच्छा तो तुम्हारे पास फायर वाला सिस्टम है, ओके कोई बात नहीं। ऐसा बोल के ये वैम्पायर बोलता है मेरे पास 2 और टेक्निक है। ऐसा बोल के वो अपने बैट्स को यहाँ पे समन करता है। मोफैन बोलता है हाँ तुम्हें क्या लगा, मेरे पास एक ही अटैक है। फिर वो यूज करता है अपना फायरी ब्लास्ट, जिसकी वजह से
वो अपना पर्पल वाला फायर बाहर निकाल के इनके ऊपर अटैक करता है। इतने में यहाँ पे ये वैम्पायर अपना ब्लड साइट लेके हवा में से कूदता है मोफैन पे हमला करने के लिए। मोफैन अपने हाथों में फायर वाले आर्म्स को लेके आता है, रेडी होता है इसको मारने के लिए। लेकिन तभी मोफैन को दर्द होता है वहां पे जहां पे उस लड़की ने उसे काटा होता है और उसका कॉन्सेंट्रेशन मैसअप हो जाता है। इसके बाद हमारा मोफैन इसके अटैक को रोकने के लिए अपना शील्ड को समन करता है, लेकिन हमारा वैम्पायर अपने ब्लड साइट से हमारे मोफैन के ऊपर हमला करता है और पंखे को दूर उड़ा देता है। पंखा इस वक्त जब बहुत मार खा रहा होता है तो उसके अंदर का डीमन मोड वापस से एक्टिवेट होता है उसके अंदर। तो ये देख के वैम्पायर बोलता है, एक सेकंड, तुम्हारे अंदर डीमन किंग वाला मोड है। तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम तो हम में से एक हो। इतने में पंखा पीछे घूमता है, बोलता है ये क्या बात कर रहा है, और पीछे देख के वो अपने रिफ्लेक्शन को देखता है, बोलता है नहीं, वापस से नॉर्मल बनो, वापस से नॉर्मल बनो। ऐसा बोल के वो अपने डीमन पावर को रोकता है और वापस से नॉर्मल बन जाता है। लेकिन इसके बाद वैम्पायर बोलता है भले ही तुम्हारे अंदर डीमन किंग की ताकत हो, मैं तो तुम्हें फिर भी मारूंगी, तुमने मेरा दिमाग खराब किया है। ऐसा बोल के वैम्पायर आगे बढ़ता है हमारे मोफैन के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन तभी उसके ऊपर हमला होता है। ये हमारी लड़की पीछे से आती है, बोलती है तुमने मुझे वैम्पायर में कन्वर्ट करने की कोशिश की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोल के वो हमारे वैम्पायर पे हमला करती है। तभी वैम्पायर बोलता है कि ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो अब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया भी नहीं, मैंने तुम्हें मेरा ब्लड दिया भी नहीं, तो तुम्हारे अंदर ताकत कैसे आ गई। इतने में वैम्पायर बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे अंदर ताकत कैसे आई। तो ये लड़की बोलती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा बोल के वो हमारे वैम्पायर के ऊपर रेड कलर का मैजिक यूज करती है। तो वैम्पायर भी इसके ऊपर ब्लू मैजिक से इसके अटैक को रोकता है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो कि बहुत मस्त दिखता है। इसके बाद लड़की आगे बढ़ती है, वैम्पायर का केप पकड़ती है, उसको उठा के दीवार में मारती है। आई मीन ब्रो, लड़की में बहुत ताकत है भाई, लिटरली इसने दीवार में इस बंदे को फेंक दिया। फिर ये वैम्पायर बोलते हैं अब मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा बोल के वो अपना मैजिक यूज करता है और ये मैजिक इस लड़की के ऊपर तो लड़की नीचे गिर जाती है। तभी वैम्पायर आगे बढ़ता है, बोलता है अब तेरी बात हो गई। लेकिन इतने में हमारा मोफैन आता है, बोलता है उसको छूना मत। ऐसा बोल के वो अपना फायर फिस्ट से वैम्पायर के ऊपर हमला करता है। लड़की मस्त खुन्नस में आगे बढ़ती है वैम्पायर के ऊपर हमला करने को। वैम्पायर यहाँ से भागता है, उड़ते उड़ते निकल जाता है। मोफैन बोलता है हाँ 1000 बोल्ट थंडर बोल्ट। ऐसा बोल के वो अपना राक्षस वाला मूव मारता है, थंडर वाला, और इस वैम्पायर को नीचे ट्रक पे गिराता है। और तभी लाइट बाइंडिंग वेब का अटैक कोई तो एक लड़की यूज करती है और इस वैम्पायर को ट्रक के साथ बांध देती है। और ये जो लाइट होता है इसकी वजह से वैम्पायर की बॉडी जल रही होती है। तभी लड़की बाहर आती है एक कवर में से और ये कोई और नहीं, ये हमारी लिंग होती है, हमारे मोफैन पंखे बॉय की टीचर। आई मीन इसकी एडॉप्टेड ट्रेनिंग टीचर, नॉट अ रियल टीचर। इसके बाद हमारा मोफैन आगे बढ़ता है और लड़की को बोलता है कि सुनो, रात को अकेले मत हुआ करो, ये बहुत खतरनाक होता है। तभी वो लड़की बोलती है कि ये मॉन्स्टर, इसने मेरी बहन को मारा था और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तो फिर मोफैन बोलता है क्या इसका ये मतलब है कि तुम यहाँ पे जानबूझ के आई थी और तुमने जानबूझ के इसको फंसाया ताकि ये यहाँ पे आकर तुम्हारे ऊपर अटैक करे, तुम तो बहुत ब्रेव हो यार। तो फिर मोफैन बोलता है कि ठीक है, अगर इसने तुम्हारी बहन को मारा तो मैं इसको खत्म करता हूँ। ऐसा बोल के मोफैन अपना फायर वाला अटैक मारता है और इस वैम्पायर को वहीं पे जिंदा जला देता है। लेकिन तभी लोग नोटिस करते जैसे वो वैम्पायर मर रहा होता है तो उसका जो सोल होता है वो असल में रेड कलर का होता है। ये देख के ये लोग हल्का सा टेंशन में आते हैं, बोलते हैं कि इसका सोल रेड कलर का कैसे है। वेल इसके तो हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मोफैन और हमारी लिंग दोनों गाड़ी से कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ मोफैन बोलता है कि हाँ क्यों इतना तेज गाड़ी चला रही हो, क्या तुम्हें इतनी जल्दी है, वैसे ही मुझे भूख लगी है यार, कहीं हम रुक के कुछ खा लें। तो लिंग बोलती है मेरे भाई सुन, ये एक डबल एस रैंक वाला मिशन है जो कि कमीशन वाला मिशन है, यहाँ हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, तो इसीलिए हर कॉन्टिनेंट से अच्छे अच्छे टॉप लेवल के हंटर्स को यहाँ पे बुलाया गया है। तो ये सुन के मोफैन बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मिस्टर बाव को क्यों नहीं बुलाया। तो बोलती है मेरे ग्रैंडपा को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो कहीं और बिजी है कुछ और काम से, और ये जो हमें इन्विटेशन आया है ये ग्रैंडपा के थ्रू ही आया, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। तो मोफैन बोलता है ठीक है चलो भाई, मैं क्रेफिश नहीं खा सकता। वो कहती है कि अगर तुमने ये कमीशन कंप्लीट किया तो तुम्हें 2 स्टार सी स्काई वेन्स मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा ही महंगे होते हैं। ये सुन के हमारा मोफैन बोलता है व्हाट इतना बड़ा चीज, ये तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक चीज है। तो बोलते कि ये हमें लू फैमिली करके दे रही है ये कमीशन, लू फैमिली सबसे अमीर फैमिली है हमारे पूरे वर्ल्ड की। तो फिर ये सुन के मोफैन बोलता है भाई ये कमीशन तो हमें डेफिनेटली करना है। वेल फिर ये सब सुनने के बाद हमारे हीरोज अपनी गाड़ी को भगाते हैं और वो लोग पहुंच जाते हैं कमीशन वाले मिशन वाले एरिया पे, जहां हमें दिखाते हैं कि सबसे पहले एक व्हाइट और ब्लैक कलर की लैम्बो आती है जिसको वेलकम करने के लिए ये लड़की आगे बढ़ती है और इसके अंदर से निकलता है एक मिडिल ईस्ट वाले कंट्री का अरब शेख आदमी। ये यहाँ पे निकलता है और बोलता है ओहो तो आपने मुझे इन्वाइट किया। और ये जो लड़की इसको वेलकम करती है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, तो मैं इसको बोलूंगा प्रिटी ब्राउन गर्ल क्योंकि इसके बाल ब्राउन कलर के हैं। तो प्रिटी ब्राउन गर्ल को यहाँ पे देख के हमारा ये शेख अंकल बोलते हैं कि ओह तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया है। तो वो कहती है हाँ हमने और हमारी फैमिली ने आपको यहाँ पे बुलाया है, मिस्टर प्रिंस आइए। तो वो कहता है कि ओह तुम जानती हो कि हम प्रिंस है, चलो तुम लोग को अच्छा खासा नॉलेज तो है।
फिर हमारी प्रिटी ब्राउन गर्ल इसको लेके अंदर जाती है। वेल इतने में यहाँ पे ये ब्लॉन्ड बाल वाला बंदा जो कि हमारी प्रिटी ब्राउन गर्ल का छोटा भाई होता है, वो इस शेख की गाड़ी को बोलता है, ओ माय गॉड क्या मस्त गाड़ी है ये, काश ये गाड़ी मेरे पास होती, ऐसा बोल के वो बैठा होता है। तभी वो देखता है कि इसके पीछे एक और ब्लू कलर की कार आती है जिसमें से मो फैन बाहर निकलता है। जैसे ही हमारा पंखा यहाँ से बाहर निकलता है तो पंखे को यहाँ पे देख के ये बंदा गुस्सा होता है और पंखा भी इसको देख के गुस्सा होता है। बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो ये बोलता है कि पंखे क्या तुम मेरे सर्वेंट बनने के लिए? पंखा बोलता है नहीं नहीं, मैं यहाँ पे अपने कुछ ऑफिशियल काम से मुझे यहाँ पे आने के लिए इन्वाइट किया गया, समझे तुम? तो ये देख के ब्लॉन्डी बोलता है कि हैं तुम्हें यहाँ पे किसने इन्वाइट किया, इन्विटेशन दिखाओ। तो हमारा पंखा बोलता है अरे यार मैं तो सिर्फ यहाँ पे सुसु करने को आया था। तो बोलता है तुम सुसु करने मेरे घर पे आओ, ये कोई बाथरूम नहीं, निकलो यहाँ से। तो पंखा बोलता है अबे देख भाई इन्विटेशन, मेरे पास इन्विटेशन है, ठीक है चल यहाँ से। तो ये सब देख के ब्लॉन्ड बंदा यहाँ से गुस्से में निकल जाता है आगे। तभी मोफन बोलता है कि हाँ ये उस प्रिटी ब्राउन गर्ल और ब्लॉन्ड बॉय का घर है, हाँ ये दोनों के साथ मेरी बनती नहीं है। मैं इन लोग से सी के पास मिला था एक टूर्नामेंट में और तब से मेरी इनसे बनती ही नहीं है। हम लोग स्टोन डीमन के रिफ्ट में मिले थे पेरू के अंदर। हाँ भाई ये लोग बड़े ही बेकार और मुझे बहुत परेशान करते हैं। वेल फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज अंदर जाते हैं। यहाँ ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे हर तरह के हंटर आए होते हैं, पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट हंटर्स यहाँ पे आके इनका वेट कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमें दिखाते हैं कि आते हैं सीक्रेट एलिफेंट हंटिंग ग्राउंड के हंटर्स, जो कि मुझे लग रहा है कि इंडियन थे इनके कपड़े वपड़े देख के। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं वॉरहॉर्न हंटिंग लॉज के हंटर्स, जो कि कोरियन लग रहे थे मुझे। फिर तीसरे नंबर पे हमें दिखाते हैं होली फायर हंटिंग ग्राउंड के हंटर्स, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक और मैजिशियन टाइप के लग रहे थे मुझे, क्योंकि इसमें से एक बंदा लिटरली एक सॉसर की तरह कपड़े पहन के रखा है उसने, ये टकलू बॉय की बात कर रहा हूं मैं। और एक लड़की ने अपना मुंह छुपा के रखा है, वो तो लिटरली ग्लास को भी अपने 2 उंगलियों के बीच में पकड़ के रखी है, मतलब बहन तुम कर क्या रही हो। इसके बाद यहाँ पे आती है ये प्रिटी ब्राउन गर्ल, यहाँ पे आके देखती है, बोलती है ओए मो फैन पंखे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो पंखा बोलता है कि बहन तू भी तेरे भाई की तरह ही है, मुझे यहाँ पे आने का इन्विटेशन मिला था इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कमीशन लेने के लिए, समझी? तो चलो अपना काम करो, तुम्हारी फैमिली ने मुझे यहाँ पे काम पे बुलाया टाइम पास करने के लिए नहीं। तो ये देख के लड़की बोलती है हाँ हमारे फैमिली मेंबर्स भी ना किसी को भी बुला लेते हैं यार। इतने में यहाँ पे आती है चिसाकी, ये यहाँ पे आके बोलती है हाय मोफैन कैसे हो तुम? तो मोफैन बोलता है अरे चिसाकी तुम यहाँ पे, तुमसे यहाँ पे मिलने का मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। चिसाकी असल में ये पर्पल बाल वाली लड़की होती है जो कि बहुत ज्यादा प्रिटी दिख रही होती है। तभी मोफैन देखता है कि यहाँ पे हमारी चिसाकी के ग्रैंडफादर भी आए होते हैं। तो वो बोलते हैं अच्छा तो तुम तुम्हारे दादाजी के साथ यहाँ पे आई हो, लेकिन तुम लोग तो फायर हंटर्स हो राइट? तो वो बोलती है हाँ हम फायर हंटर्स और हमारी मोजो की फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फायर हंटिंग ग्राउंड्स पे। तभी हमारा मोफैन अपनी लिंग को इससे इंट्रोड्यूस कराता है, बोलता है कि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जिनसे मैं मेरे ट्रेनिंग ट्रिप पे मिला था फायर कंट्री में जब मैं गया था। तो फिर लिंगनिंग बोलती है अच्छा अच्छा अच्छा। तभी ये देख के लिंगनिंग बोलती है ओ अच्छा तो ये वही लड़की है जिसने तुम्हें ऑलमोस्ट हरा दिया था है ना मोफैन? तो हमारा पंखा बोलता है बहन ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है तुझे। तभी लिंगनिंग पूछती है कि अभी तुम्हारा कौन सा जनरेशन चालू है किंग का? तो हमारी चिसाकी बोलती है कि 3rd जनरेशन चालू है। तभी हमारी लिंगनिंग बताती है कि जो हंटर किंग्स होते हैं वो हर 10 साल में एक बार इलेक्ट होते हैं, तो इस वक्त 3रा जनरेशन चालू है, मतलब कि जो इसके ग्रैंडफादर है वो 3रे जनरेशन के किंग है। इस वक्त जो चालू है वो है 7th जनरेशन चालू, मतलब 70 साल हो चुका है अभी। तभी मोफैन बोलता है कि एक सेकंड तुम्हारे पापा भी असल में हंटर किंग थे है ना हमारी लिंगलिंग? तो फिर हमारी चिसाकी बताती है कि हाँ पिछले 10 साल में 2 हंटर किंग्स आ चुके हैं। इतने में लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते कि तभी यहाँ पे आ जाते हैं ये इवेंट के ऑर्गेनाइजर लूकुन। वो यहाँ पे आके बोलते हैं कि मैं हूँ लूकुन और मैंने यहाँ पे तुम लोग को बुलाया है, हर जगह के बेस्ट हंटर्स को। वो बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे तुम लोग को बुलाया है और अब मैं तुम लोग को यहाँ पे रूल्स बताऊंगा इस कमीशन का। तुम सबके पास अपने अपने लेटर मिलने वाले हैं, तुम्हें वो लेटर खोलना है और उसके अंदर से अपना अपना कमीशन और अपना अपना टास्क पढ़ना है। तो ये सुन के लोग बोलते हैं मतलब हम सबको डिफरेंट टास्क दिए हुए हैं। तो हमारा लूकुन बोलता है हाँ तुम सबको मैंने डिफरेंट टास्क दिया है, तुम लोग अपना टास्क क्या है वो सामने वाली टीम को नहीं बता सकते, तुम उनके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे इस मिशन से। प्लस मैंने यहाँ पे हर एक हंटर किंग के लिए स्पेशल टास्क बना के रखा है और तुम सब में से बेस्ट हंटर किंग्स को मैंने यहाँ पे बुलाया है। तो यहाँ पे जो हमारा मोफन और लिंगलिंग होती है उनके जो ग्रैंडपा होते हैं वो अभी के एक एक्टिव हंटर किंग होते हैं उनके पार्ट के, तो उनको यहाँ पे बुलाया होता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ पाए होते तो उनके जगह पे मोफैन और लिंगलिंग आए होते हैं। ये सब सुन के यहाँ के लोग बोलते हैं ये सब रूल्स तो बहुत अजीब ही है कि हम किसी और से मदद नहीं ले सकते, किसी और के साथ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो तुम असल में कर क्या रहे हो? ये कोई टाइप का टूर्नामेंट जैसा कुछ है क्या? ये सब सुन के वो बोलता है लूकुन बोलता है कि सुनो भाई तुम्हें जो गैस करना तुम लोग करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बस सबसे पहले तुम लोग अपना अपना इन्विटेशन कार्ड यहाँ पे सबमिट करो और अपना अपना टास्क वाला लेटर ले लो, उसके बाद तुम लोग तुम्हारे काम पे लग जाओ और तुम्हें चाहिए तुम यहाँ पे बस आराम से खाना वाना खाओ, जूस वूस पियो, मजे करो, तुम्हारा टास्क शुरू हो चुका है अभी से। मीनवेल हमें दिखाते कि ब्लॉन्डी बॉय बाहर बैठ के सब लोग के कार्स की फोटो ले रहा होता है, बोलता है भाई क्या बढ़िया बढ़िया कार है यहाँ पे। तभी वो देखता है कि जो हमारी प्रिटी ब्राउन गर्ल होती है वो लूकुन से एक चमाट खाती है। तो ये देख के मुझे बहुत शौक लगा कि लूकुन जो कि उसके अंकल है वो उसे चमाट क्यों मार रहे हैं, और ये देख के ब्लॉन्डी बोलता है कि मेरी बहन को अंकल ने चमाट क्यों मारा। तो ब्लॉन्डी जाता है उनसे पूछने के लिए, तो उसकी बहन बोलती है अपने काम से काम रख, ऐसा बोलकर यहाँ से निकल जाती है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे हमारी लिंग
गुस्सा हो जाती है, वो लेटर पढ़ के बोलती है कि हम लोग ये कमीशन नहीं कर सकते। तो हमारा मोफैन बोलता है कि ऐसा क्यों है। उसके बाद जब मोफैन वो लेटर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मेरे सामने ये जो मॉन्स्टर है इसके पास एक रेड सोल है। मोफैन बोलता है कि मैं किसी इंसान की फाइनल लेटर पढ़ रहा हूँ क्या, ये क्या है इसके अंदर। उस लेटर में लिखा होता है कि जो ये मेरे सामने लाल सोल वाला मॉन्स्टर है, मुझे पहला है कि ये कोई छोटा मोटा नॉर्मल एनिमी है, लेकिन नहीं, ये तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैं वादा करता हूँ कि मैं इसको वापस ढूंढ के लाऊंगा। 7th जनरेशन कोल्ड हंटर किंग, और ये कोई और नहीं, ये हमारी लिंग लिंग के डैड का लिखा हुआ लेटर है। और लिंग लिंग के डैड इसी मिशन पे खत्म हो गए थे बहुत पहले, तो इसीलिए लिंग लिंग गुस्सा होती है। वो बोलती है ये वाला मिशन के बारे में इनको कैसे पता चला, इसके बारे में तो किसी को नहीं पता, और क्या ये कोई नकली लेटर है, ये हम लोग का मजाक कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। लिंग लिंग को कुछ पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है असल में, इसलिए वो एकदम से कंफ्यूज होती है और गुस्सा होती है। तभी वो लेटर में मोफैन और पढ़ता है कि ये जो मॉन्स्टर ये बहुत ही खतरनाक रेट पे बड़ा हो रहा है और बहुत ज्यादा खतरनाक बने जा रहा है और इसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी लिंग लिंग बोलते हैं कि जिस तरीके से लेटर लिखा गया है ये डेफिनेटली मेरे डैड की लिखने का तरीका है और टोन भी उन्हीं का है बात कर। अब हम करें तो करें क्या, कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस लेटर में एंड में लिखा होता है कि आज मैंने उस मॉन्स्टर को ढूंढ लिया, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मेरी बेटी यहाँ पे आएगी और उस मॉन्स्टर को मारेगी। तभी वहां पे वो बोलती है कि तो मुझे ये बताओ कि हमें करना क्या इस कमीशन के अंदर। तो मोफैन और पढ़ता है, उसमें लिखा होता है कि जो मॉन्स्टर है मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ढूंढो, ढूंढ के इसको ट्रैक डाउन करो और इसको खत्म करो। हाँ, यही मेरी तुमसे एक आखिरी उम्मीद है। उसमें एंड में लिखा होता है कि मेरे हंटर दोस्त, अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो इसका ये मतलब है कि मैं वापस नहीं आ पाया और मैं ये मिशन करते करते खत्म हो गया। प्लीज मेरी मदद करो मिशन कंप्लीट करने में, और तुम्हें रिवॉर्ड में जो चाहिए तुम्हें वो पावर मिल जाएगी। ये सब सुन के हमारी लिंग लिंग रोने लगती है, बोलती कि मैं क्या करूं, मुझे मेरे डैड की याद आ रही। तभी हमारा मोफैन बोलता है बहन रो मत, अगर तुम रोगे तुम्हारे दिमाग पे असर पड़े और तुम्हारे पास दिमाग वैसे भी नहीं है, तो तुम जरा शांत हो जाओ। हम उस रेड डीमन बीस्ट को ढूंढेंगे और उसके रेड सोल को कॉन्कर करके रहेंगे। तभी मोफैन बोलता है कि ओके, अब मुझे समझ में आया कि हमारी मोजुकी फैमिली को यहाँ पे क्यों बुलाया है। मोजुकी फैमिली वही फैमिली है जो कि हमारी चिसाकी की फैमिली है। वो बोलता है कि इसमें रेड सोल को मेंशन किया और रेड सोल से मोजुकी फैमिली कनेक्टेड है, तो ये रेड सोल से मोजुकी फैमिली कैसे कनेक्टेड है मुझे नहीं पता। वेल, तो फिर हमारी लिंग लिंग पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि वो मिजुशी फैमिली असल में मिली कैसे हुई है रेड सोल वाले मॉन्स्टर के साथ। तो हमारा हीरो बोलता है कि ये असल में एकेडमी ट्रेनिंग के टाइम की बात है, जब मैं फायर कंट्री में गया था उनके हंटर एग्जाम्स के टाइम पे, और तब मैंने देखा था वहां पे ये सब चीजें। तभी वो बताता है कि वो उस दिन जब वहां पे हंटर के कंपटीशन के अंदर गया हुआ था, तो वहां पे वो कंपटीशन में आराम से अपना मैच जीत रहा था, उसका मैच आराम से चल रहा था। हमारे हीरो के सामने थी हमारी वही चिसाकी, वो और हमारे हीरो एक फाइट में थे, जहाँ पे हमारा हीरो बोलता है कि हाँ, मैं तो आराम से जीत जाऊंगा, और चिसाकी बोलते ट्राई कर लो। वेल, फिर हमें ये लोग अगले सीन में मैच का सब कुछ दिखाते हैं कि असल में मैच में क्या क्या हुआ था। हमारा हीरो असल में भड़क रहा होता है हमारी चिसाकी के ऊपर, कहता है कि इस पूरे के पूरे मैच में और पूरे टूर्नामेंट में मुझे सिर्फ एक इंसान जो बिल्कुल पसंद नहीं, वो हो तुम। क्यों? क्योंकि तुम मेरे पास रैंडमली आई और आके तुमने मुझे गाली देना शुरू कर दिया, तो मैं अब तुम्हें माफ नहीं करूंगा और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इसका क्या अंजाम होता है बहन। मीनवाइल हमारी चिसाकी बोलती है तुझे किसी और को अपना ओपोनेंट चूज कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी तेरे पास टाइम है, अगर मैं भड़क गई ना बेटा तो तेरा कुछ नहीं हो सकता। हमारा हीरो बोलते है कि ओए, मैंने तेरे को इसलिए चूज किया क्योंकि मैं तेरे को आराम से हरा सकता हूँ। मीनवाइल यहाँ पे ऑडियंस में लोग बोलते हैं कि भाई इस बंदे ने तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, इसने चिसाकी को चूज किया, यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदी, भाई चिसाकी तो इसकी वाट लगा देगी। वेल, फिर हमारा हीरो उसके सामने अपनी बड़ाई मारता है, बोलता है कि अगर तू अभी माफी मांग ले तो मैं तेरे को जाने दूंगा वगैरह वगैरह। हमारी फिर हीरोइन मतलब चिसाकी बोलते कि तू मुझे जाने देगा, वाओ कितना अच्छा है तू तो लड़कियों की इज्जत करता है, मुझे छोड़ देगा, वाओ। ऐसे करके वो भी यहाँ पे अपना शान मार रही होती है। ये दोनों लिटरली एक दूसरे के ऊपर फाइट करने के पहले ऑरा फार्म कर रहे होते हैं। आई मीन ब्रो, कर लो अपना ऑरा फार्म भाई, मुझे क्या। इसके बाद फिर मोफैन रेडी होता है अपना फाइट करने के लिए। हमारा पंखा हुआ अपना थंडर वाला मूव निकालता है और भाग भाग के जाता है और लड़की के ऊपर अपना थंडर वाला मूव मारता है, जिसको ये आराम से ब्लॉक कर लेती है अपने पैर से एक यहाँ पे लोटस बना के, और ये इस फ्लावर के ककून के अंदर छुप जाती है और हमारे पंखे का ये थंडर मूव यहाँ पे वेस्ट हो जाता है। तभी वो बोलते हैं ठीक है, तुम एक फूल के अंदर हो तो मैं तुम्हारे ऊपर थंडर नहीं फायर वाला मूव यूज करूंगा, ऐसा अपना फायर वाला मूव मारता है उसके ऊपर। लेकिन उसके पहले हमारी ये चिसाकी उसके ककून से बाहर निकलती है और बाहर निकलते ही वो एक हाजमुला की गोली हमारे हीरो के पैर के पास फेंकती है, जो जमीन पे गिरते ही जमीन पे क्रैक लेके आता है और उसमें से निकलती है बहुत सारी पेड़ों की रूट्स और वाइन्स। ये हमारे हीरो का पीछा करती है। तभी हमारा हीरो भागने के लिए अपना बीस्ट बूट्स को यूज करता है, जो उसको पिछले वाले सीजन में मिला होता है एक बॉस को मार के। वो इन बूट्स की मदद से तो इसको आराम से डॉज कर करके निकल लेता है, लेकिन ये वाइन्स उसका पीछा कर रही होती है हर जगह पे। हमारा हीरो भागते भागते कॉर्नर में फंस जाता है और ये सारी की सारी लपटें उसको पकड़ लेती है, लेकिन वो इनके ऊपर जंप मार के अपना फायर वाला मूव निकाल के
फायर वाला अटैक मारता है इस चिसाकी के ऊपर, लेकिन चिसाकी खुद को बचाने के लिए जमीन में से और बहुत सारी लपटें निकालती है और फायर वाला मूव उसके सारे के सारे वाइन्स को और रूट्स को जलाना स्टार्ट करता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारे जो ग्रैंडफादर होते हैं चिसाकी के, वो बोलते हैं कि ये बच्चे में ताकत तो है, ये कोई खराब बच्चा नहीं है, इसको पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अब पूरे के पूरे अरीना के अंदर हर जगह आग लग चुकी होती है और बहुत धुआं भी उड़ रहा होता है। सब लोग एकदम से कंफ्यूज होते हैं कि हो क्या रहा है फाइट के अंदर, लेकिन हमारी चिसाकी उसके बीच में से निकलती है, बोलते हैं कि तुम्हारे मुंह से तो सिर्फ बदबू आती है और गंदी चीजें बाहर निकलती है। ऐसा बोल के वो एक और हाजमुला की गोली हमारे हीरो के पैर के पास फेंकती है। हमारा हीरो उसको डॉज करके आगे बढ़ता है, लेकिन वो गोली उसके पीठ पे गिरती है और उसमें से बहुत सारी रूट्स और वाइन्स बाहर निकल के हमारे हीरो को जकड़ना शुरू करते हैं और ये हमारे हीरो के ऊपर एक ककून बना के उसको बंद कर देते हैं और हमारा हीरो इसी के अंदर फंस जाता है, जो देख के यहाँ की ऑडियंस तो पागल हो जाती है, कहती है कि लेट्स गो, हमारी चिसाकी दीदी हमेशा बेस्ट थी और बेस्ट ही रहेगी भाई। तो अब क्या होगा, हमारा हीरो इन वाइन्स के अंदर फंस जाएगा, मुझे नहीं पता। वेल इसके बाद यहाँ पे जो हमारे ग्रैंडफादर होते हैं उनके बगल में एक आदमी खड़ा होता है, वो बोलता है कि स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये लड़की असल में है कौन? तो ग्रैंडफादर बोलते हैं असल में ये कोई स्टूडेंट नहीं है, ये यहाँ पे नेशनल लेवल की टीचर है। तो ये सुन के बोलता है एक मिनट, अगर ये टीचर है तो ये स्टूडेंट होकर कैसे फाइट करिए, तो इलीगल, ये तो गलत है। तभी वो बोलता है कि भाई तुम्हारा जो टीममेट है पंखा, उसको पता है कि ये टीचर है, उसने जानबूझ के इसको चूज किया फाइट करने के लिए इसके साथ, तो इसमें कोई भी चीज गलत नहीं है, ये तुम्हारे टीममेट का ही डिसीजन था, तो तुम जान लो भाई, इसमें हमारी गलती नहीं है। तो ये सुन के हमारा ये बंदा बोलता है भाई पंखा तू कितना ऑरा फार्म करेगा भाई। वेल इसके बाद हमारी चिसाकी बोलती है कि अरे मोफैन पंखे, अब तो तेरा पंखा घूमना भी बंद हो गया होगा, एक काम करो मुझसे माफी मांग लो और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर आने दे दूंगी। तो मोफैन बोलता है माफी तुमसे मांगू, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये सुन के हमारी चिसाकी को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलते कि अब रुक तू, अब मैं इतने सारे हाजमा की गोली तेरे ऊपर फेंकूंगी, तेरे नाक से, कान से, आंख से और तेरे बॉडी के हर एक जगह से सारे के सारे रूट्स बाहर आएंगे और तू उन सब में जिंदगी भर के लिए फंस जाएगा। ये सब देख के यहाँ के जो नेवी के लोग होते और बाकी सब होते वो लोग बोलते हैं भाई यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीजें नहीं हो रही है इन बच्चों के बीच में। इतने में हमारा मोफैन अपना फायर वाला पावर यूज करके इस चिसाकी के इस पूरे के पूरे रूट वाले बॉल को डिस्ट्रॉय करके बाहर निकलता है और बोलता है कि तुझे क्या लगा तेरे ये घास भूस मुझे रोक सकते? ना 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 ना, अब तूने मुझे गुस्सा दिला दिया चिसाकी, अब तू देख। ऐसे बोल के वो हवा में जंप मारता है और अपना लाइटनिंग और फायर मैजिक को एक साथ कंबाइन करके नेक्स्ट अटैक मारता है, जो कि बहुत बड़ा सा फायर का बारिश का वॉर्टेक्स होता है। यहाँ पे लिटरली ऊपर से आग की बारिश हो रही थी, जो देख के सब लोग टेंशन में आते हैं। वो लोग बोलते हैं कि अब ये क्या हो गया, ओ माय गॉड, अब हम क्या करें। इसने वो टाइम यूज किया जब वो उस गोस्ट वुड के अंदर अटका हुआ था और उसने ये पूरा ट्रैप बनाया यहाँ पे आके और एक हाई लेवल टेक्निक यूज किया अपने ओपोनेंट के अंदर। ये बंदा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है यार। मीनवाइल हमारी चिसाकी यहाँ पे अपना एक बैरियर बनाती है खुद को बचाने के लिए मोफैन के अटैक से। पानी का बैरियर होता है जो कि फायर को कब से निगेट कर रहा है, लेकिन हमारा हीरो बोलता है कि ना 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 मैं नहीं रुकने वाला। ऐसा बोल के वो अपना बीच टेम्पलेट यूज करके जंप मार के इसके वाटर के बैरियर को तोड़ता है और चिसाकी उड़ के दूर गिरती है। फिर वो यूज करता है फायर सर्च। इतने में बोलता है कि अब तुम अपने आप को सरेंडर कर दो वरना मैं तुम्हें नहीं रोक पाऊंगा अपने आप को तुम्हें मारने से। लेकिन इतने मोफैन देखता है कि उसके आसपास से फायर उसके अंदर आ रहा होता है, तो वो बोलता है ये क्या हो रहा है। तभी चिसाकी बोलती है कि तुम्हारी गलती नहीं, तुम अपने पावर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, एक काम करो खुद को शांत करो और अपने आसपास फायर के एलिमेंट को फील करो। तुम अभी उस रेल्म को टच करने वाले हो, तुम एक ऊपर के लेवल पे आने वाले हो। तो मोफैन हंसते हंसते बोलते हैं ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये सब देख के यहाँ पे सब बच्चे बोलते हैं कि ये हो क्या रहा है। मीनवाइल यहाँ पे जो बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो लोग बोलते हैं कि एक मिनट, चिसाकी उस बच्चे को एक्चुअली सिखा रही है कि उसको रेल्म में कैसे घुसना है, ये क्या बात हुई। तभी उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं आई मीन आफ्टर ऑल वो एक टीचर जो है और वो सही में अपनी चीज सिखा रही है बच्चों को, उसके लिए हर स्टूडेंट एक बराबर है, भले ही वो उसका स्टूडेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जिसके अंदर पोटेंशियल है जो आगे बढ़ सकता है उसको वो देख ले तो वो डेफिनेटली उसको सिखाएगी कि रेल्म में कैसे घुसना है। वेल इसके बाद हमें दिखा जाएगा रात के टाइम पे हमारा मोफैन मस्त चलता फिरता रहता है सिटी के अंदर और बोलता है कि डैम आज तो मजा आ गया, आज मैं ऑलमोस्ट रेल्म के अंदर घुस चुका था, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार, मैं एक नेक्स्ट लेवल पे आने ही वाला हूँ। इसके बाद मोफैन मस्त यहाँ चलता रहता है और बोलता है कि यार ये जो चिसाकी बंदी है बड़ा हाई एंड माइटी एक्ट करती है, लेकिन वैसे वो है तो अच्छी लड़की। ऐसे बोलते बोलते चल रहा होता है कि तभी यहाँ पे हर जगह सायरन बजने लगता है, जो देख के मोफैन भागना स्टार्ट करता है। वेल फिर इसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि सायरन इसीलिए बजाता है क्योंकि इनका जो ये एरिया होता है यहाँ पे जो नेवी के लोग होते हैं उन लोगों ने स्पॉट किया होता है कि इनके ऊपर मल्टीपल बीस्ट का अटैक हो रहा है। लेकिन तभी इनका जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि हमारे ऊपर बहुत सारे बीस्ट अटैक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल मॉन्स्टर अटैक कर रहा है हमारे ऊपर, शायद इसीलिए हम लोग इस तकलीफ में है। तो ये सुन के लोग बोलते हैं कि एक सिंगल मॉन्स्टर, ये तो बहुत बड़ी बात है यार। तभी हमें दिखता है कि मोफैन यहाँ पे आता है, बोलते हैं प्लीज मुझे भी अंदर आने दीजिए, मुझे भी आपसे के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर से लड़ना है, मैं उस मॉन्स्टर को हराने में आपकी मदद करूंगा। लेकिन यहाँ पे इनके गार्ड्स मोफैन को रोक देते, बोलते पंखे ये तेरे बस की बात नहीं है, तू एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बन के स्टूडेंट का काम कर, यहाँ पे अंदर घुसने की जरूरत नहीं है तुझे। कैप्टन बोलते कि इसको यहाँ से लेके तो ये इसके बस की बात नहीं है। उसके बाद कैप्टन अपने लेजेंडरी
फ्लाइंग टाइगर ग्रिफिन टाइप बीस्ट को समन करते हैं और उसके ऊपर बैठ के जाते हैं। आई मीन ब्रो, ये बीस्ट क्या खतरनाक दिखता है भाई, इसको देखो। मुझे बैठना है इस बीस्ट के पास। इसकी लिटरली 2 पूंछें हैं भाई, 2 पूंछ। व्हाट, 2 सींग तो होते ही है, बट ठीक है भाई, 2 पूंछ है इसके पास। और इसको यहाँ पे देख के हमारा पंखा ही बोलता है भाई ये कितना कूल बीस्ट है यार, मुझे भी चाहिए। आई मीन ब्रो, समझ सकता हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पे एक बंदा हमारे मोफैन का चलते चलते ब्रिज के पास जाता है और ये लोग बात करते, तभी बोलता है कि एक सेकंड, ये ब्रिज नीचे क्यों है? तो वो बोलता है हाँ यार ब्रिज नीचे क्यों? यहाँ पे लोग ब्रिज को देख के बातें कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि यार ये ब्रिज में तो हमें जाना अलाउड नहीं है। तभी यहाँ पे जो ये बंदा होता है वो बोलता है शायद अभी यहाँ पे गार्ड की ड्यूटी चेंज होने वाली, इसके लिए वो लोगों ने ब्रिज को नीचे किया ताकि दूसरा गार्ड आके अंदर जा सके। तो मोफैन बोलता है हाँ ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे तो अंदर प्रिजन है और प्रिजन में ऐसे जाना अलाउड है नहीं। लेकिन इतने में यहाँ पे जो प्रिजन वाला एरिया होता है उसके अंदर से लाइट चमकती है और बहुत सारी बिजली और लाइटनिंग अटैक बाहर आता है, जो देख के यहाँ के गार्ड्स भाग भाग के आगे निकलते हैं। इतने में सब गार्ड्स भाग रहे होते हैं कि उनके ऊपर वापस से वही गोश्ट वुड वाले वाइन्स का हमला होता है जो कि चिसाकी का अटैक होता है और यहाँ पे बिजली के अंदर ये 4-5 गार्ड्स जाके मर जाते हैं, जो देख के मोफैन बोलता है कि एक सेकंड, ये अटैक तो चिसाकी का अटैक है, ये कौन कर रहा है यहाँ पे? ये सब सुन के यहाँ पे जो इसके साथ गार्ड होता है वो बोलता है ओए मोफैन तुम ऐसा मत बोलो और ये सब तो तुम्हें कमांडर के सामने बिल्कुल नहीं बोलना है वरना कमांडर हम लोग की वाट लगा देंगे। ऐसा बोल के गार्ड यहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जैसे ही गार्ड यहाँ से भागता है वैसे यहाँ का गेट बंद होने लगता है और फिर ये लोग भी यहाँ से निकल लेते हैं। मोफैन बोलते है ये हो क्या रहा है? फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं मोफैन अपना शैडो टेक्निक यूज करके हमारी चिसाकी के रूम में जाता है। जब वो जैसे इसके रूम में घुसा तो देखता है कि असल में चिसाकी इस वक्त नहा रही होती है। तो मोफैन बोलता है एक सेकंड, अगर चिसाकी नहा रही है तो वो डेफिनेटली वहां पे आके अटैक तो नहीं कर रही होगी। आई मीन ब्रो, तेरा टाइमिंग बहुत खराब है। तो लिटरली सबसे ब्यूटीफुल बंदी के रूम में घुसा जब वो नहा रही है। या तो इसका टाइमिंग परफेक्ट है या तो खराब है। भाई आप लोग मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, इसका टाइमिंग अच्छा ही खराब है? वेल, इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी चिसाकी नहा के बाहर निकलती है और वो देख लेती है मोफैन को अपने रूम में। तो मोफैन उसको देख के घबरा जाता है और बोलता है अरे 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 इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन इतने में चिसाकी अपने आसपास अपना कपड़ा बांधती है और बोलती है मैं तुझे 5 सेकंड देती हूँ अपनी जान बचाने के लिए। अगर तेरा एक्सप्लेनेशन सही रहा तो तू बच जाएगा वरना तू तो खत्म हो रहा है भाई। तो हमारा मोफैन हड़बड़ाता है, बोलता है रुको 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 मेरी बात सुनो। इतने में चिसाकी ने अपने सारे के सारे गोश्ट वुड के अटैक को मोफैन के आसपास भेज दिया होता है। वो कहता है कि देखो असल में मैं गया था वहां पे ब्रिज के पास, तो मैंने वहां पे देखा किसी ने तुम्हारे तरह सेम अटैक मारा हुआ, तो मैं बस यहाँ पे आया था चेक करने के लिए कि वो तुम ही हो कि नहीं। तो तुम तो यहाँ ना आ रही हो, तुमने वो अटैक नहीं किया होगा। तो ये सुन के वो बोलती है कि ठीक है तुम्हारी बात सही तो है लेकिन तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तो वो बोलती है कि मेरे रूम में तुम कर क्या रहे हो बताओ। तो मोफैन बोलता है मुझे पता नहीं था कि तुम नहा रही हो, मैं तो बस यहाँ पे चेक करने के लिए आया था, मेरी बात मान जाओ। तो हमारी चिसाकी बोलती है हाँ वैसे तुम्हारी बात में दम है तो मैं तुम्हारी बात मान जाती हूँ। तो मोफैन परफेक्टली डिस्क्राइब करता है कि उसका जो उसने गोश्ट वुड देखा होता है वो कैसा होता है। तो हमारी चिसाकी बोलती है ठीक है मैं तुम्हें माफ करूंगी लेकिन मैं तुम्हें पनिशमेंट भी दे रही हूँ। तुम्हारा पनिशमेंट है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है उस प्रिजन के पास और जाके वहां पे छानबीन करनी है। तो मोफैन ये सुन के खुश हो जाता है, बोलता है भाई यही तो मैं करना चाहता हूँ, मुझे तो बस ये सब करने मजा आता है। लेकिन अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि मोफैन की यहाँ पे जान निकल रही थी। वो बोलता है तुम डोंगी सिटी के लोग ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? तुम डायरेक्टली मेन रोड से क्यों नहीं जा रही हो अंदर? तुम मुझे पहाड़ क्यों चढ़ा रही हो, वो भी इतना खतरनाक वाला? तो हमारी चिसाकी बोलती है वेल ये तो करना ही पड़ेगा, यही एक तरीका है अंदर तक जाने का, वरना और कोई तरीका तो मुझे पता नहीं है, हमें ऐसे ही घुसना पड़ेगा। तो मोफैन बोलता है अबे इतना ऊपर तक हम कैसे जाएंगे भाई, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम नीचे छोड़ दो। तो वो बोलते ओए चुप हो जा। ऐसा बोल के वो अपने मस्त प्लांट्स को यूज करते और फिर ये लोग एक एक करके यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ रहे होते हैं। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं ऊपर प्रिजन के पास। फिर यहाँ पे अंदर घुसन के लोग छुप छुप के आते हैं। तभी हमारी चिसाकी बोलती है कि देखो यहाँ पे ये जो प्रिजन है यहाँ पे उन मेजेस को बंद कर है जिन लोगों ने कम से कम 100 या उसके ऊपर मेजेस को मारा हो। तो ये सुन के हमारा पंखा बोलता है ये तो डीमन लेवल के बंदे हो गए भाई, इन लोग के सामने हम क्यों आ रहे लड़ने के लिए, और तुम्हारे भाई को यहाँ पे क्यों बंद रखा है? तो वो बोलती तुम्हें कैसे पता कि मेरा भाई यहाँ पे है? तो हमारा मोफैन बोलता है तुम्ही ने बताया था कि ये गोश्ट वुड तुम्हारा भाई यूज करता है। तो वो मोफैन कहता है कि अगर तुम्हारा भाई यहाँ पे बंद है तो उसने भी कभी 4 लोग को तो मारा हुआ तो होगा क्या? तो ये कहती कि हाँ मेरे भाई यहाँ पे बंद है लेकिन वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो यहाँ पे जासूसी करने के लिए आया था और वो फंस गया मुझे लगता है और कुछ नहीं, चलो मेरे साथ तुम अंदर, हमें जाके चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे बोल के ये लोग अंदर जाते हैं चीजें चेक करने के लिए। तभी ये बोलते हैं कि इसका जो भाई है वो असल में यहाँ पे एक गार्ड था और वो यहाँ पे अपना जासूसी कर रहा था, लेकिन अभी उसने रिसेंटली 4 गार्ड्स को मारा तो उसको एकदम अंदर वाली लेयर में वो लोग लेके गए होंगे। फिर लोग एक एक करके एक एक सेल को चेक करते लेकिन कहीं पे भी हमारी चिसाकी को उसका भाई नहीं दिखता। फिर हमें दिखाते प्रिजन के एकदम अंदर का एरिया जहाँ पे 4 और गार्ड्स यहाँ पे खड़े होते हैं इस एरिया को गार्ड करते हुए, और इतने में इन सब गार्ड्स को फील होता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ हो रहा है और उनके आसपास एनर्जी बढ़ रही है। तभी इन गार्ड्स के ऊपर हमला होता है। ये लोग रेडी होते हैं लेकिन यहाँ पे ऊपर से बहुत सारे शैडो के पिंस नीचे गिरे तो ये सब के सब गार्ड्स फंस जाते हैं। जो तीसरा गार्ड बचा होता है वो अपना अलार्म निकाल के बजा रहा होता है कि तभी उसके ऊपर गोश्ट वुड का हमला होता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि ये जो अटैक हुए हैं ये मोफैन और तो और हमारी चिसाकी ने करवाए हैं इनके ऊपर। फिर हमारी चिसाकी भाग भाग के जाती है अपने भाई से मिलने के लिए। वो गेट के पास जाती है तो देखती है कि उसका भाई इस गेट के पीछे छुपा होता है। वो बोलती है भैया आप अंदर क्या कर रहे हो? तभी उसका भाई बोलता है चिसाकी ये तुम हो? तो यहाँ पे भाई बहन का अच्छा खासा रियूनियन होता है। हमारी चिसाकी अपने भाई को देख के रोती है, बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे वो लोगों ने बंद क्यों रखा है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मुझे यहाँ की जो
जो मेन हेड है उनका सीक्रेट मालूम पड़ गया था। वो यहाँ पे सबके सब प्रिजनर्स को बंद करके रखते ताकि वो उनके अंदर से एनर्जी खींच के इस कंडेंसेशन पर्ल को रिफाइन कर सके। तो बोलते कंडेंसेशन पर्ल वो क्या होता है, क्या ये वही चीज जिसके बारे में हमारे दादाजी बात कर रहे थे? तो हमारा ये भाई बोलता है हाँ, मैंने उस कंडेंसेशन पर्ल को छुपा के रखा है। और तिकागी जो यहाँ का मेन बंदा है वो इस कंडेंसेशन पर्ल को लेने की कोशिश कर रहा है और वो चाहता है कि वो इस पर्ल को लेकर यहाँ से एस्केप कर ले, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी हमारी चिसाकी बोलती है भैया मैं आपको कैसे बचा सकती हूँ, मुझे बताओ। तो इसका भाई बोलता है देख, यहाँ पे तुम मुझे बचा नहीं सकती, यहाँ पे एक ही तरीका है कि तुम मुझे यहाँ पे भूल जाओ, क्योंकि इसमें से सिर्फ चिसाकी मुझे तुम नहीं यहाँ का तकागी ही बाहर निकाल सकता है, जो कि यहाँ का गार्ड है और मेन हेडमास्टर है इस जगह का। मुझे बचाने का तुम्हारे पास एक ही तरीका है कि तुम मेरे पास से इस कंडेंसेशन पर्ल को ले लो और इसको लेके जाओ साका मैनेजमेंट वाली एजेंसी में। ऐसा इसका भाई बोलता है। इसका भाई बोलता है कि मैंने उस पर्ल को मेरे बॉडी के अंदर छुपा के रखा था। ऐसा बोल के वो अपना मुंह खोलता है और अपने मुंह के अंदर से एक फायर का और बाहर निकालता है जो कि गोल गोल घूम के जाता है और हमारे लॉकेट बॉय का लॉकेट इसको देख के चमकने लगता है। इसका यही मतलब है कि लॉकेट बॉय को इसके अंदर की एनर्जी मालूम पड़ रही है जो कि बहुत हाई लेवल की है। तभी हमारी बहन बोलती है कि हाँ मैं जा रही हूँ साका वाले एजेंसी में ये पर्ल को लेके, लेकिन हमारा हीरो उसको रोकता है, बोलता है कि नहीं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन वो कहती है कि तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, मेरे पास कोई टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, मुझे मेरे भाई को बचाना है। ऐसा बोल के वो पर्ल को पकड़ती है अपने हाथ में और लेके भागना शुरू करती है। तो हमारा हीरो उसका पीछा करता है, लेकिन पूरा वक्त उसका जो लॉकेट होता है वो इसको देख के वाइब्रेट कर रहा होता है बार बार। तो वो बोलता है कि अभी मैं क्या करूँ, इसका कुछ ना कुछ मतलब तो है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। हमारी चिसाकी इसको भाग भाग के जा रही होती है और वो सिटी के अंदर आती है, लेकिन वहीं पे उसको एक बेवड़ा आदमी मिलता है जो कि उसको बोलता है कि ओए मेरे साथ जूस पिएगी सुंदर लड़की। तो हमारी चिसाकी उसको पकड़ के धक्का मारती है और उसके ऊपर अपने गोस्ट वाइन से हमला करती है। तो ये देख के सब लोग बोलते हैं तुम क्या कर रही हो बहन, तुम ये क्या कर रही हो। तो यहाँ पे हमें ये दिखाते हैं कि चिसाकी जो होती है वो असल में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है, उसकी आंखें लाल और काली हो गई होती है। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वो पर्ल का असर हो रहा है और ये ईवल बन रही है। वो यहाँ पे सबके ऊपर हमला करना शुरू करती है। वो हर जगह से अपने गोस्ट वाइन को बाहर निकालते, लोगों के ऊपर हमला करते और उनको मार रही होती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मर रहे होते हैं और कार का भी क्रैश होता है। तभी हमारा मोफैन आ गया था, बोलता है तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे ऊपर उस वाइन का हमला हो रहा है, तुम उस पर्ल को अपने अंदर से बाहर निकालो। तभी हमारे चिसाकी बोलते हैं ओए लड़के अपने काम से काम रख और मेरे पास से दूर हो जा, समझा। तभी हमारा हीरो बोलता है कि इसका यही मतलब है कि वो पर्ल ने तुम्हारे सोल को और तुम्हारे स्पिरिट को करप्ट कर दिया और अब मुझे वो पर्ल को तुम्हारे पास से निकालना पड़ेगा। ऐसा बोल के हमारा मोफैन यहाँ पे आगे बढ़ता है। वो अपने शैडो के स्वॉर्ड्स को नीचे गिरा था, लेकिन चिसाकी उसको रोक देती है। वो अपने वाइन से हमला करती है और यहाँ की बिल्डिंग सब तोड़ देती है। ये सीन बहुत खतरनाक होता है। मोफैन यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर बच के भाग रहा होता है, लेकिन मल्टीपल बिल्डिंग यहाँ पे टूट रही होती है। तो वो बोलता है अब मैं करूँ तो करूँ क्या यार, यहाँ पे अगर मैंने कुछ किया नहीं तो मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। तभी वो अपने ग्रे वुल्फ अपने रंगा को समन करता है। फाइनली रंगा की भी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। अब रंगा को समन करके हमारा हीरो रंगा के ऊपर बैठता है और बड़ा सा जंप मारता है, लेकिन चिसाकी यहाँ पे फायर का अटैक मार के छेद करते और उसके अंदर से बहुत सारे अपने गोस्ट वाइन्स को बाहर निकालती है। तो हमारा हीरो रंगा के साथ उस वाइन्स के ऊपर कूदता है। हमारा मोफैन ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, तो वो अपने रंगा को अपने अंदर बुला लेता है और फिर वो यूज करता है वो छोटी बच्ची को जिसको हमने देखा था कि सीजन 6 के एंडिंग में आती है, और वो एक बड़ा सा फायर का आर्मर अपने आसपास क्रिएट करता है और छोटी बच्ची भी हमारे हीरो को प्रोटेक्शन देती है और उसके साथ कंबाइन होती है और यहाँ पे वो पूरा फायर का ऑरा बनाती है इसके आसपास। मीनवाइल मोफैन भी अपने सामने एक मैजिकल चक्रा खोलता है जिसके थ्रू वो अपने हाथ में एक वेपन लेकर आता है जो कि एक स्वॉर्ड होता है। उसके थ्रू वो यहाँ पे काट काट के आगे निकलता है। और यही नहीं, हमारा हीरो लिटरली अपने पीठ पे पंख भी लेके आता है। आई मीन ब्रो बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड हो गया, और उसके पंखों में से जो फेदर निकल के बाहर आते हैं वो सब यहाँ पे सारे के सारे गोस्ट वाइन को जला रहे होते हैं। आई मीन ब्रो बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड हो चुका है ये तो अभी। फिर ये उड़ते उड़ते बाहर आता है और ये देख के हमारी चिसाकी कंफ्यूज हो जाती है, बोलती है ये क्या हो रहा है। मीनवाइल मोफैन अपने हाथ में एक और मैजिकल सर्कल बनाता है और उससे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, और लेकिन इसको रोकने के लिए हमारी चिसाकी यहाँ पे वाटर का मैजिकल सर्कल और बैरियर बनाती है, जिसके कॉन्टेक्ट में आते ही मोफैन का आग रुकता नहीं है। वो चिसाकी का पीछा करता है और उसके बैरियर को तोड़ के उसके पीछे भाग रहा होता है। चिसाकी बच बच के जाती है, लेकिन तभी हमारा मोफैन बोलता है अब तुम फंस चुकी हो। ऐसा बोल के वो अपने हाथों से इलेक्ट्रिक वाला हमला करना भी शुरू करता है और चिसाकी के ऊपर मल्टीपल अटैक्स हो रहे होते हैं। इसके बाद चिसाकी बचने के लिए हवा में उड़ती है, लेकिन यहाँ पे हमारे मोफैन का इलेक्ट्रिक अटैक उसको लगता है और वो यहाँ पे बन जाती है। फिर हमारा पंखा अपने दूसरे हाथ से फायर का बड़ा सा भवंडर बनाता है और उसको फेंकता है इस चिसाकी के ऊपर, और चिसाकी जल जल के गिरने लगती है। और वो जैसे ही नीचे गिर रही होती है उसके ऊपर से उसका गोस्ट वाइन एकदम से जल चुका होता है। वो खड़ी होती है, बोलती है हाँ, अब तुम नहीं बचोगे, ऐसा बोलती है वो। लेकिन हमारा मोफैन उसके ऊपर एक और स्पेस मैजिक का हमला करता है जो कि उसके पास उड़ते हुए आता है और उसकी पूरी बॉडी को जलाना स्टार्ट करता है। और इसी चलते चलते के बीच में वो जैसे ऊपर से नीचे टपक है तो उसके अंदर से वो पर्ल बाहर आता है जिसने उसको करप्ट कर दिया होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे मोफैन ने उस पर्ल को एक रुमाल में बांधा होता है और वो यहाँ पे चिसाकी के ग्रैंडफादर के साथ बैठा होता है और उनसे बात कर रहा होता है। इसके बाद ग्रैंडपा हमारी चिसाकी को चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि तुम इतनी गधे की तरह कैसे आया कर रही, तुम्हें तो इस सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए था, तुम्हारे वजह से पूरा का पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो सकता था। थैंक यू सो मच पंखे, तुमने हमारी हेल्प की, वरना आज तो ये मेरी गधी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देती। तो हमारी चिसाकी अपने ग्रैंडफादर को सॉरी बोलती है। उसके बाद हमारा पंखा पूछता है
कि वैसे आप मुझे ये बताइए कि असल में ये सब चीजों के साथ हो क्या रहा है। तो फिर हमारे दादाजी कहते हैं कि क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि हर इंसान के अंदर उनका सोल होता है और जो मेजेस होते हैं उनका जो सोल होता है उसी के थ्रू उनको पावर मिलती है बहुत ज्यादा। और हर मेज का सोल प्योर नहीं होता, कुछ लोगों का सोल करप्टेड होता है जिसके अंदर ईवल चीजें आने के बाद वो ईवल मेजेस में कन्वर्ट होते हैं और ऐसे ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी कन्वर्ट हो जाते हैं। और जिनका सोल करप्टेड होता है वो दूसरे करप्टेड ईवल विज़र्ड्स का सोल को एब्जॉर्ब करते हैं और ऐसे ही वो जो पर्ल बना था वो तुम्हारे अंदर रिसेंटमेंट लाता है, ग्रीड लाता है, एंगर लाता है और किलिंग के डिजायर्स लेके आता है और ऐसे ही वो तुम्हें और खराब बनाता रहता है। यही पर्ल की मैं बात कर रहा हूँ जो ये हमारे हाथ में है इस वक्त। तो तुम ये जो पर्ल देख रहे हो इसके अंदर वो सारी की सारी चीजें घुसी हुई है। ये किसी भी इंसान के हाथ में जाके उसके दिमाग को फिरा देता है और यही दिक्कत की वजह से हमारी चिसाकी भी इसके अंदर फंस गई थी। इसके बाद हमारा मोफन बोलता है कि ओके, तो जो फायर नेशन है उसके अंदर बहुत सारे ईवल लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रिजन के अंदर तो बहुत सारे ईवल लोग बंदी है। तभी हमारे दादाजी कहते हैं कि थैंक यू सो मच कि तुमने हमारी चिसाकी को बचा लिया इस वक्त, वरना वो एक और रेड सोल वाले बीस्ट में कन्वर्ट हो गई होती। तो ये सुन के मोफन बोलता है रेड सोल वाले बीस्ट ये क्या होते हैं। तो दादाजी बोलते हैं कि जो भी रेड बीस्ट होते हैं वो हर एक चीज को कंट्रोल करते हैं, वो पैरासाइट की तरह होते हैं और जिसके भी ऊपर वो अटैक करते हैं, जिसके भी अंदर रेड बीस्ट कन्वर्ट हो जाता है, वो इंसान के डेथ के बाद भी उनके सोल के ऊपर रेड मार्क बना रहता है और वो पैरासाइट सोल हर चीज को अपने अंदर खींच के खुद को और स्ट्रॉन्ग बना के खुद को एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट करता है इंसान के खत्म होने के बाद भी। तभी मोफैन बताता है कि ऐसे ही एक रेड बीस्ट ने शायद से इसके पेरेंट्स के रिलेटिव को मारा होगा, क्योंकि इसके फ्लैशबैक में याद आता है किसी ने इसको ऐसा रिपोर्ट दिया था। तो मोफैन बोलता है ये तो बहुत गलत हो रहा है। वो कहता है कि शायद से वो रेड बीस्ट आपके पास से एस्केप होकर निकल चुका था, है ना। तो फिर हमारे दादाजी कहते हैं हाँ ये बात तुम्हें कैसे पता है, क्या सच में उसने तुम्हारे किसी रिलेटिव को खत्म किया था। तो वो बोलता है हाँ। तभी हमारे दादाजी हमारे मोफैन को लेके जाते हैं एक ग्रेवयार्ड के पास जहाँ पे एक टूम्बस्टोन रखा होता है, जहाँ वो कहते हैं कि ये लास्ट रेड बीस्ट का टूम्बस्टोन है जो यहाँ हमारे डोंगी सिटी से निकला हुआ था। तो हमने यहाँ पे उसके ह्यूमन फॉर्म के बॉडी का ये बना के रखा है टूम्बस्टोन। इवन तो उसकी ह्यूमन बॉडी यहाँ से गायब है, लेकिन उस दिन जब वो रेड बीस्ट में कन्वर्ट हो गया इंसान, तो हमने ये गिन लिया कि वो अब इंसान नहीं रहा है, तो हमने उसकी यहाँ पे ये टूम्बस्टोन बना के रख दिया उसकी इंसान फॉर्म को रिस्पेक्ट पे करने के लिए। और उस इंसान का नाम था यूक्यू, YIQIU। बड़ा ही अजीब नाम है, चाइनीज नाम है, तो मैं इसको अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। और वो बोलते ये मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और तो और हमारे चिसाकी का जो बड़ा भाई जो उसका कजन है उसके रियल फादर भी वही थे। तभी दादाजी बताते कि दादाजी और फिर वो जो रेड बीस्ट पहले था यूक्यू और तो और हमारी चिसाकी की मम्मी, ये तीनों लोग मिलकर यहाँ पे पहले का काम करते सिटी के अंदर सारे के सारे बीस्ट को कंटेन करने के लिए। तो फिर वो लोग इन आउट करते रहते थे और ये लोग एक फैमिली की तरह थे, इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जो सबसे पहला रेड बीस्ट बना था वो कोई और नहीं, वो यूक्यू ही था। तभी वो लोगों ने उसको ऐसा सीक्रेट रखा। फिर वो लोगों ने देखा कि उसकी जो पावर थी वो बहुत फटाफट कल्टीवेट हो रही थी और बहुत छोटे टाइम में वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई थी उसकी पावर, और बहुत जल्दी ही उनका कंट्रोल उनके ऊपर से छूट गया। और जो मसाको थी मतलब यूक्यू की वाइफ, वो अपना टेम्परमेंट खो के सबके ऊपर हमला करना शुरू कर रही थी। फिर हमको ग्रैंडफादर बताते हैं कि कैसे उसने स्टार्टिंग में लोगों को मारना शुरू किया, फिर धीरे धीरे और इवल चीजें करते करते वो अपने आप को और कल्टीवेट करता गया। वो पर्ल अंदर ही अंदर इंसान के अपने आप को कल्टीवेट करता गया और उसने रेड बीस्ट को लेके आया बाहर। तभी हमारे ग्रैंडफादर बोलते हैं कि उसके बाद हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग उसको बचा सके, लेकिन हमने प्लान किया कि हमें मिलकर उसे खत्म करना पड़ेगा ताकि ये इवल बीस्ट आगे न बढ़ पाए। ये सुन के हमारी चिसाकी को शॉक लगता है, वो बोलती नहीं ये सच नहीं है। इसके बाद ग्रैंडफादर आगे जाते और बोलते चिसाकी को प्लीज अपनी मॉम के ऊपर गुस्सा मत होना, वो इस वक्त सबसे ज्यादा दर्द में है। भले ही उन्होंने प्लान किया था मारने का, लेकिन हम तुम्हें कुछ बता नहीं सकते डिटेल इतना, पर उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, ये हमें करना ही पड़ा था। फिर इसके बाद मोफैन पूछता है कि इसके बाद क्या हुआ। तो फिर हमें अंकल बताते हैं कि यूक्यू जो है वो असल में बहुत ज्यादा स्मार्ट था। उसने नोटिस कर लिया कि ये लोगों ने इंटेंशन था कि उसको मारने का, तो उसने यहाँ से ईवल बीड को लिया और वो उस पर्ल को लेके यहाँ से दूर भाग के उड़ गया और उसने इन सब की जान बचा ली। उसने सोचा कि वो उस डेविल से अकेला ही लड़ेगा, बट वो फेल हो गया और वो अबिस के अंदर गिर गया जहां से वो कभी बाहर नहीं आ पाया और वो खुद ईवल बीस्ट में कन्वर्ट हो गया। रेड बीस्ट अब वो खुद बन चुका है, ऐसा यहाँ पे हमको अंकल बताते हैं। इसके बाद दादाजी जाते हैं चिसाकी के पास और उससे सॉरी कहते हैं कि देखो ये सब होने के तुम्हारी मॉम भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई और जो तुम्हारा कजन भाई है वो अब हमेशा से बैठ के अपने पापा के डिसअपीयरेंस को ढूंढता रहता है कि असल में क्या हुआ उनके साथ, कैसे हुआ उनके साथ, और वो उस सब चीजों की वजह से वो खुद इस ईवल पर्ल के बीच में फंस गया था, जिसकी वजह से हमें उसे नाइटमेयर रेल्म के अंदर बंद करना पड़ा। तो मैं तुमसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। इसके बाद हमारे दादाजी हमारे मोफैन को वो ईवल पर्ल दे देते हैं, बोलते हैं कि इसको तुम अपने पास रखो। आई मीन ब्रो क्यों तुम इसको हमारे पंखे को दे रहे हो। तो हमारे दादाजी का रिस्पॉन्स होता है कि मैंने तुम्हारे अंदर सेंस किया, तुम्हारे अंदर कोई तो एक ऐसी चीज है जो कि इसके पावर को सप्रेस कर रही है। ऑफ कोर्स हमारे पंखे का लॉकेट वही चीज इसको सप्रेस करके रख रही है, तो इसीलिए वो हमारे पंखे को सबसे खतरनाक चीज दे देते इस दुनिया के। आई मीन ब्रो ठीक है भाई, समझ में आता है कि हमारा मोफैन मेन कैरेक्टर शो का, लेकिन उसको इतना तो प्लॉट आर्मर मत दो। फिर वो हमारे पंखे को मक्खन में लगाते, बोलते कि इस ईवल पर्ल के अंदर बहुत सारी एनर्जी है, तो अगर हम इसे प्योरीफाई कर देंगे तो तुम्हारे बहुत काम में
में आएगा, रख ले बेटा इसको, रख ले, तेरे बहुत काम में आएगा ये चीज। बूढ़ो अंकल ये तक बोलते कि इससे तुम्हारे रंगा की ताकत भी बढ़ जाएगी, प्लीज इसे रख लो। तो हमारा पंखा उस इवल पर्ल को रख लेता है और वो यहाँ पे हमारी लिंग लिंग को पर्ल दिखाता भी है। इसके बाद पंखा बोलता है कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर है ना लिंग लिंग, वो मेरे लिए इस चीज को आराम से प्योरीफाई करके मुझे दे भी देंगे क्योंकि उनको ये चीज आता है। तो हमारी लिंग लिंग बोलती है हाँ हाँ मेरे ग्रैंडफादर के अलावा ये काम और कौन ही कर सकता है। वेल इसके बाद हमारी लिंग लिंग बोलती है कि ठीक है तो मेरे ग्रैंडफादर इसमें तुम्हारा हेल्प करेंगे, इसको क्लीन करें। तभी मोफैन बोलता है कि मुझे ये भी फीलिंग आ रहा है कि हमारे ग्रैंडफादर को ये तक पता है कि तुम्हारे डैड को किसने खत्म किया था और वो ये रेड बीस्ट ही है जो इस वक्त भाग चुका है, तो हमें उसे ढूंढना पड़ेगा और उसे पकड़ना पड़ेगा। तो ये सुन के लिंग लिंग बोलते हैं कि हाँ उस रेड बीस्ट को तो मैं ढूंढ कर रहूंगी क्योंकि उसने मेरे फादर के ऊपर हमला किया था और उनको उसने मार दिया था। इसके बाद ये लोग बोलते हैं कि हम ये मिशन स्टार्ट करें तो करें कैसे। तो ये लोग बोलते हैं एक काम करते हैं, बड़े लोगों से बात करते हैं। तो हमारा पंखा फिर से अपना शैडो मैजिक यूज करके हमारी इस चिसाकी के कमरे में जाता है। वो वापस उसके कमरे में घुसता है उसी टाइम पे जब चिसाकी नहा रही होती है। तो हमारा पंखा बोलता है ले भाई मेरी टाइमिंग बहुत परफेक्ट है ना। तो लेकिन उसी वक्त चिसाकी का डोरबेल बजता है। चिसाकी अपने आसपास एक तौलिया बांध के डोरबेल पे जाती है तो वहां पे होते हैं मिस्टर लूकुन। वो बोलते हैं कि तुम्हारे रूम में एक गेस्ट है और एक इंट्रूडर है, ऐसा बोल के वो अंदर घुसते। तो देखते हैं कि यहाँ पे मोफैन बैठा होता है। तो वो बोलते हैं कि तुम लोग रूल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, हमने कहा था कि एक टीम दूसरी टीम से बात नहीं कर सकती और वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती। तो मोफैन बोलता है कि देखो भले ही हम दूसरी टीम के लेकिन हम असल में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम लवर्स यहाँ पे प्यार भरी चीज और प्यार भरी बातें कर रहे थे। तो अंकल तुम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये देख के हमारे लूकुन बोलते ठीक है मैं तुम्हें इस बार वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ लेकिन अगली बार ये चीज काम नहीं करेगी। तो फिर हमारी चिसाकी बोलती है कि तू फिर से मेरे कमरे में नहाने के टाइम पे कैसे आ गया बे, और क्या मतलब कि हम प्यार भरी बातें कर रहे थे। फिर यहाँ पे ये लोग थोड़ी और बातें करते तो मोफैन इसको वापस से रेड विश के बारे में बताते, जहाँ पे हमारी चिसाकी बोलती है कि उसको भी इस चीज के बारे में पता, और वो कहते हैं कि उसने ये कमीशन वाला मिशन इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि उसको पता है कि रेड विश का यहाँ पे मिशन मिलने वाला है। प्लस वो कहते हैं कि उसको लू फैमिली के ऊपर डाउट है, मतलब लू उनकी फैमिली के ऊपर डाउट है। तो यहाँ पे लोग बातें कर रहे होते कैसे इनको इस मिशन को कैरी आउट करना है। फिर इसके बाद मोफैन बोलते हैं ठीक है हम लोग इस मिशन को कैरी आउट करेंगे, अभी मैं चाहता हूँ लिंग लिंग से बात करने के लिए। हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि यहाँ पे मोफैन लिंग लिंग के साथ बालकनी में खड़ा होता है, जहाँ पे हमें ये ब्लॉन्डी बॉय कार चलाते हुए दिखता है और वो पागलों की तरह कार को भगा रहा होता है। इतने में मोफैन के पीछे आते हैं मिस्टर लूकुन। वो यहाँ पे आके बोलते हैं कि हाँ तुम दोनों को शायद बाहर जाना है ना, मैं एक काम करता हूँ तुम्हारे लिए ड्राइवर को अरेंज करता हूँ। ऐसा बोल के वो हमारे इस ब्लॉन्डी बॉय को यहाँ पे बुलाते हैं और बोलते ओए ब्लॉन्डी एक काम कर, मोफैन और उसकी ये बहन मतलब उसकी पार्टनर को लेके जा यहाँ से इस जगह पे और वहाँ पे उनका काम करवा, समझा तू, और अगर तूने मना किया तो तू देख लेना। तो ये सुन के हमारा ब्लॉन्डी कहता है कि नहीं नहीं अंकल मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं इन लोग का ड्राइवर नहीं हूँ। तभी वो कहते हैं कि अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं तेरी सारी गाड़ियां ले लूंगा और तुझे किसी काम के लायक में नहीं छोड़ूंगा। तो ये सुन के हमारा ब्लॉन्डी बोलता है ठीक है भाई मैं ये काम करने को रेडी हूँ। इसके बाद ब्लॉन्डी हमारे मोफैन को लेकर जाता है, उसको ड्राइव करवा के दूर एकदम उसके जगह पे जहाँ उसको जाना होता है। यहाँ पहुंचने के लोग बोलते हैं अरे तुमको इस खंडर वाले एरिया में क्यों आना था। तो मोफैन कहता है मुझे यहाँ पे बहुत काम है इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ और अब तुम मेरे साथ इस जगह पे चलोगे। तो आगे ये लोग देखते कि आगे ब्रिज टूटा हुआ था। तो हमारा ब्लॉन्डी बोलता है मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा। तो मोफैन बोलता है कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारा कंप्लेन कर दूंगा अंकल को। तभी फिर मोफैन यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट करते ये लोग इनकी गाड़ियों को कूदा देते हैं पानी के अंदर। तो गाड़ी बैरियर के थ्रू निकलती है यहाँ से आगे बच के। तो ये देख के हमारा ब्लॉन्डी बोलता है थैंक यू सो मच तुमने मेरी जान बचा दी। तभी मोफैन बोलता है कि उसको डाउट है कि शायद से ये ब्लॉन्डी बॉय भी वो रेड डीमन बीस्ट हो सकता है, लेकिन वो कहता है कि रेड डीमन बीस्ट इतना ढक्कन तो है नहीं जितना ये ढक्कन है, फिर भी हम इसको चेक करेंगे और इसको ऑब्जर्व करेंगे। फिर लोग यहाँ से आगे निकलते हैं। फिर यहाँ पे इस सिटी के अंदर आके ये लोग से नीचे उतरते हैं और आसपास छानबीन करते हैं उस डीमन के चीजों को ढूंढने के लिए। ये लोग हर जगह घूम रहे होते हैं, हर जगह निगरानी दे रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं यहाँ पे कुछ होता है लेकिन इनको कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। तो लोग बोलते हैं यहाँ पे तो कोई क्लूज है ही नहीं, एक सेकंड वो क्या है। ऐसा बोल के मोफैन हमारा पंखा बोलता है रुको उस दीवार पे देखो। मोफैन बोलता है कि वो बिल्डिंग के ऊपर तुम्हें कुछ डीमन के क्लॉ के मार्क नहीं दिख रहे। तो हमारी लिंगलिंग भी बोलते हैं कि हाँ वो तो किसी के क्लॉ का निशान है, ये किसी डीमन के क्लॉ का निशान हो सकता है, लेकिन इसमें 6 हाथ है, 6 क्लॉ है। तो अगर ऐसी बात है तो इसका ये मतलब है कि जो रेड बीस्ट है उसके पास 6 टोज है उसके ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। तभी लिंगलिंग बोलती है कि हमें और इन्फॉर्मेशन लगेगी इसकी, अगर हमको इसका यहाँ से ब्लड का स्क्रैपिंग मिल जाए तो वो हमारे और काम में आ जाएगा। ऐसे बोल के नीचे कूदती है और एकदम नीचे आसपास भाग रही होती है। तभी हमारा मोफैन हमको एक्सप्लेन करता है और तो और ब्लॉन्डी को एक्सप्लेन करता है कि जितने भी बीस्ट होते हैं उनके जितने टोज होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते। तो अगर कोई बीस्ट के पास स्टार्टिंग में बचपन में 4 टोज है तो उसका 4 के 4 ही टोज और 4 के 4 ही क्लॉज रहेंगे। ऐसे ही इस बीस्ट के पास 6 क्लॉज है तो वो उसके हर फॉर्म में उसके पास 6 के 6 क्लॉज रहेंगे। तो फिर इससे हमें पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, कितने उसके अंदर हाथ के अंदर कितनी उंगलियां हैं। तभी हमारा
ये ब्लॉन्डी भी हेल्प करता है, बोलता है देखो वहाँ पे भी 6 क्लॉज बने, वहाँ पे भी 6 क्लॉज बने। तो ये सब देख के हमारा पंखा बोलता है कि हाँ यार ये बंदा डेफिनेटली डीमन नहीं, क्योंकि हम लोग की हेल्प कर रहा है। और तभी पंखा बोलता है कि अगर मैं वो रेड बीस्ट यूक्यू होता तो मैं अपने आप को इस बंदे के अंदर तो अटैच नहीं करता था भाई, क्योंकि ये तो ढक्कन है लेकिन हम लोग का हेल्प कर रहा है। तभी हमको ब्लॉन्डी बताता है कि उसने मेजर पढ़ाई की है मैजिक मटेरियल कलेक्शन वाली चीज में, तो वो मैजिकल मटेरियल को कलेक्ट कर सकता है, उसको ढूंढ सकता है। वेल फिर हमारा ब्लॉन्डी कहता है तुमने मेरे कार को बचा इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँ, वरना मैं ये सब बोरिंग काम तो करता भी नहीं। तो तभी हमारा मोफन बोलता है कि अच्छा तुमने अगर ये सब किया तो क्या तुम ब्लड को सूंघ सकते हो? तो हमारा ब्लॉन्डी बोलता है मैं तो कोई कुत्ता वुत्ता लग रहा हूँ? तो बोलता है अच्छा तो तुम ब्लड के सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हो? तो फिर हमारा ब्लॉन्डी बोलता है रुको एक मिनट, ऐसा बोल के हमारे मोफैन के पैर के नीचे और अपने पैर के नीचे गेट खोल देता है और उसके थ्रू वो अपनी आंखों पे एक्स्ट्रा पावर ले आता है। फिर वो अपनी आंखों से हर जगह को ऑब्जर्व करता है और ढूंढता है चीजों को, बोलता है अंडर वाटर वहां पे बहुत सारे ब्लड के स्टेन्स पड़े हुए हैं, तो वो उस मॉन्स्टर के ब्लड के स्टेन्स हो सकते हैं। फिर तभी मोफैन बोलते हैं क्या तुम जाके वो ब्लड के स्टेन्स का सैंपल कलेक्ट कर सकते हो? तो हमारा ब्लॉन्डी बोलता है ये सब काम मेरे से नहीं होता भाई और ये बहुत मिजरेबल काम है। तभी मोफैन बोलते हैं अच्छा सुनो सुनो सुनो, वो मॉन्स्टर का अगर वो ब्लड है तो तुम प्लीज उसको जाके कलेक्ट करके, अगर तुम उसे कलेक्ट करके लेके आ जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया की सबसे बेस्ट कार्स का सैंपल ला के दूंगा तुम्हें। तो ये सुन के हमारा ब्लॉन्डी ऑन द स्पॉट पानी में कूदकर फटाक से जाता है उसको लेके आने के लिए। और फिर अब पानी के अंदर हमारा ये ब्लॉन्डी बहुत चीजों को ढूंढ रहा है और वो ब्लड का सैंपल कलेक्ट कर रहा है। इतने में यहाँ पे लोग नोटिस करते हैं कि पानी के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स टूट टूट के गिर रही होती है। तो हमारा ब्लॉन्डी बॉय यहाँ से बाहर आता है, बोलते हैं मेरे को सैंपल मिल गया है। लेकिन तभी मोफन बोलते जल्दी बाहर आ पानी के, क्योंकि तेरे पीछे शायद से वो मॉन्स्टर आ चुका है और तेरे पीछे बिल्डिंग टूट रही है। तो हमारा ब्लॉन्डी बॉय भाग भाग के बाहर आता है और वो फटक से अपने कार में कूदता है। फिर हमारा ब्लॉन्डी बॉय फटक से अपना कार स्टार्ट करता है और हमारे हीरोज यहाँ से भागते हैं और ये पूरा ब्रिज इनके पीछे टूट टूट के गिर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे मॉन्स्टर आ चुका होता है इनके ऊपर हमला करने के लिए। हमारा ब्लॉन्डी बॉय रात को निकला होता है और सुबह सुबह अपने घर वापस पहुंचता है। पूरे टाइम उसके टकले के ऊपर एक ऑक्टोपस पड़ा होता है। आई मीन ब्रो क्या कर रहा है तू? लिटरली तूने इतना तेज गाड़ी चलाई कि तेरे टकले से ऑक्टोपस गिरा भी नहीं, क्या हो रहा है भाई? फिर जैसे ही लोग इनके घर के पास पहुंचते वैसे ही हमारे मोफैन को कोई तो बुलाता है। ये कोई और नहीं, ये होती हमारी प्रीटी ब्राउन गर्ल। यहाँ पे आके इनको बोलती है कि अरे सर क्या काम हो रहा है वगैरह वगैरह। ये लोग यहाँ पे बातें करते हैं, लेकिन ये प्रीटी ब्राउन गर्ल नहीं होती, ये वो लड़की होती है जिसको मोफैन ने बचाया होता है इस सीजन के शुरुआत में, जो वैम्पायर के पास होती है, अटकी हुई होती है। ये भी यहाँ पे आई होती है अपने कमीशन को लेके। इतने में यहाँ पे आती है प्रीटी ब्लॉन्ड गर्ल, आई मीन ये प्रीटी ब्राउन गर्ल। यहाँ पे आके बोलती है कि ओए ब्लॉन्डी तू क्या कर रहा है वगैरह वगैरह। तो मोफैन चल के जाता है इसके पास और बोलता है एक मिनट, मैं तुमसे जो सवाल पूछूंगा मुझे उसका सही सही जवाब देना। तुम्हारे गाल पे क्या हुआ है? वो बोलती कुछ नहीं हुआ है, क्या बात कर रहे हो तुम? तो बोलते तुम्हें किसने चमाट मारा रिसेंटली? तो ये बोलती मुझे किसी ने मारा वारा नहीं है। तभी हमारा ब्लॉन्डी बॉय आता और बोलता है इसको तो अंकल लू ने चमाट मारा है। तो फिर हमारा मोफैन पूछता है प्लीज मेरे अगले सवाल का सही जवाब देना, क्या तुम्हारे अंकल लू बचपन से ही 6 उंगलियों वाले इंसान थे? क्योंकि तुम्हारे मुंह पे 6 उंगलियां चिपकी हुई है। तो इसका क्या मतलब है? क्या अंकल लू ही रेड डीमन है कि कोई और रेड डीमन है? ये सब स्टोरी में क्या हो रहा है? ये तो प्लॉट ट्विस्ट हो रहा है भाई। बट आई थिंक शायद से अंकल डीमन ही रेड डीमन है, और अगर वो रेड डीमन नहीं है तो फिर कौन रेड डीमन है? मुझे नहीं पता। तो अगर आपको ये देखना है ये वाला पार्ट, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये वाला मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा इसके। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे साथ, और मैं सबसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।